हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। उसके साथ ही साथ हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत पर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए हमारा जो वीडियो होता है, ला की वीडियो, ज़्यादातर जो विधि के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं विशेष तौर से ये वीडियो बनाता हूँ। तो जो इस बार आपके सिलेबस में है, सिलेबस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मूल अधिकार है भाग 3, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है भाग 4, मूल कर्तव्य है भाग 4 क, और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। उसके साथ ही साथ हम संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर्गत बताया गया है। मूल अधिकार जो है यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान का आधारभूत ढांचा भी कहा जा सकता है। मूल अधिकार जो है, अधिकार के बारे में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले 1215 में अधिकार के बारे में प्रयास किया गया था इंग्लैंड में प्रयास किया गया, जिसको हम अधिकारों का मैग्ना कार्टा यानी कि बिल ऑफ राइट्स भी बोलते हैं और अधिकार का एक तरह से अधिकार पत्र कह सकते हैं, जो 1215 में पहली बार प्रयास की गई। उसके बाद जो है 1689 में अमेरिका में और 1789 में फ्रांस में भी अधिकार के लिए प्रयास किए गए और अधिकारों को जो है संरक्षित किया गया और संविधान में इसको स्थान प्रदान किया गया, स्थान दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार के लिए जितना प्रावधान किया गया है, जितना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और जितना विस्तृत रूप से अधिकार के बारे में बात की गई है, इतना पूरे विश्व के संविधान में, किसी भी संविधान में इतना ज़्यादा अधिकारों के बारे में बात नहीं की गई है और इतना अधिकार को महत्व नहीं दिया गया है। तो मूल अधिकार एक तरह से मानवाधिकार जो है, मानवाधिकार के अंतर्गत भी अधिकारों की बात की गई है और हमारे संविधान में भी मूल अधिकार को महत्व दिया गया है। मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं ये मूल अधिकार को कवर करते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन से संस्था आएंगे या कौन से ऐसे विभाग होंगे, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो मूल अधिकार राज्य के अंतर्गत आएगा। तो राज्य के अंतर्गत या राज्य की परिभाषा के अंतर्गत किसे हम राज्य समझते हैं या राज्य माना जाएगा, जैसे भारत सरकार हो गया और संसद हो गया, राज्य सरकार हो गया, राज्य की विधानमंडल हो गए, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। ये जितने स्थानीय प्राधिकार या विभाग होते हैं और जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं, जो अर्ध सरकारी या पूर्ण सरकारी या अर्ध स्ववित्त पोषित होते हैं या फिर सरकार के द्वारा जो है उनको आधा जो है वित्त पोषित किया जाता है, तो वो सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही साथ हम अनुच्छेद 13 की बात करेंगे। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत जो है, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब यह हुआ कि किसी भी संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा, राज्य विधानमंडलों के द्वारा या संसद के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, कोई नया विधि पास किया जाता है, कोई नया जो है कि अधिनियम को अधिनियमित किया जाता है, तो उस विधि को, उस कानून को न्यायालयों के द्वारा एक बार उसका मूल्यांकन किया जाएगा, पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, उसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन में आपके 13 के खंड 1 में और 13 के खंड 2 में दो सिद्धांत बताया गया है। एक सिद्धांत तो ये बताया गया है कि जो संविधान के निर्माण से पहले यानी कि सन 1950 में जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, उससे पहले जो कानून पहले से बनाए गए थे, अगर वो कानून ऐसे हैं जो हमारे भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को नुकसान कर रहे हैं या प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे
कानून के उतने हिस्से को या पूरी तरह से पूर्णतः कानून को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, जितना कि वह हमारे भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को प्रभावित कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है या उससे असंगत है, विसंगत हो रहा है। और 3 में बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में यानी कि अब प्रेजेंट टाइम में संविधान का निर्माण होने के बाद जितनी भी सरकारें हैं उन सरकारों को इस बात का ध्यान देना होगा, सरकारें इस बात पर पूरी ध्यान देंगी, पूर्णतः ध्यान देंगी कि वो किसी ऐसे नियम का या ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेंगे जो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को यानी भारतीय संविधान के भाग 3 को प्रभावित करे, उसका उल्लंघन करे या उसको डिस्टर्ब करे या उसको जो है कि कह सकते हैं प्रभावित करे, उससे असंगत हो, उसके विरोध में हो, तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो उसको या तो पूरी तरह से, अगर वह पूरी तरह से समाप्त कर देने की स्थिति में है तो उसको पूर्णतः या सारतः उसका उतना भाग, उसका उतना हिस्सा जो है आच्छादित कर दिया जाएगा या उसको पृथक्करण कर दिया जाएगा जितना कि वह भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को या भाग 3 को डिस्टर्ब करता है। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत इसी महत्व के लिए, इसी बात के लिए जो है इस सिद्धांत को लाया गया। पृथक्करणीयता का सिद्धांत का मतलब यही है कि अगर कोई कानून बनाया गया और उस कानून का कोई हिस्सा या कोई भाग जो संविधान के भाग 3 को डिस्टर्ब कर रहा है या उसको प्रभावित कर रहा है तो उसके उतने भाग को, उतने हिस्से को हम पृथक्करण कर देंगे जो संविधान के भाग 3 से असंगत हो रहा है या फिर उसको प्रभावी कर रहा है। और आच्छादन का सिद्धांत भी लगभग पृथक्करणीयता के सिद्धांत पर ही निर्भर होता है, उसी पे डिपेंड करता है, उसी के पूरक है। आच्छादन के सिद्धांत में आच्छादन मतलब होता है ग्रहण लग जाना, मतलब कोई ऐसा कानून बनाया गया जो संविधान के भाग 3 या संविधान के आधार पर ढांचे को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके उतने हिस्से या उतने भाग को आच्छादित कर दिया जाएगा, उस पर ग्रहण लगा दिया जाएगा। बाकी जो कानून है, जो नियम है, जो रूल बनाए गए हैं वो रूल एज इट इज चलते रहेंगे। तो दोस्तों ये संविधान के अनुच्छेद 12 और 13 की बात रही। 14 में जैसा कि आप सबको पता है इसमें जो है कि समता एवं समानता की बात की गई है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण बताया गया है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ही विधि के शासन के सिद्धांत को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विधि के शासन का मतलब होता है कि विधि सर्वोच्च होती है, विधि के समक्ष सब समान होते हैं, समान संरक्षण दिया गया है। और विधि के शासन के अंतर्गत ही जो तीसरी बात बताई गई है वो बताई गई है जज मेड लॉ, जो न्यायाधीशों के द्वारा या न्यायालयों के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है, उसको भी प्रमुख स्थान विधि के शासन में दिया गया है। तो विधि का शासन जो है, विधि के शासन को हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। इसके जो जनक हैं या इसके जो फादर हैं उनको ये डाइसी महोदय हैं, ये डाइसी महोदय हैं, इनको विधि के शासन का प्रतिपादक माना जाता है, इन्हीं को जो है फादर या जनक बोलते हैं। ये ब्रिटेन का सिद्धांत है, सबसे पहले ये ब्रिटेन में जो है डाइसी ने इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया विधि के शासन को। धीरे धीरे विधि का शासन जो है भारतीय संविधान में भी महत्वपूर्ण स्थान पाया और भारतीय संविधान में इसका महत्वपूर्ण स्थान है जो कि अनुच्छेद 14 को कवर करता है। अनुच्छेद 14 में पाया जाता है विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब यह है कि विधि जो है सबसे ऊपर है, यानी कि विधि जो है ये सर्वोच्च है, विधि सर्वोच्च है। और दूसरी बात यह है कि विधि जो है, विधि के नज़र में, विधि के समक्ष सब एक समान है। और तीसरी बात जो है वो है कि न्यायालयों या न्यायाधीशों के द्वारा बनाए गए या न्यायाधीशों द्वारा निर्मित नियम, न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून या नियम। तो इसमें 3 बातें बताई गई हैं जो विधि के शासन के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ अनुच्छेद 14 में समता और समानता की बात की गई है। कहा गया है विधि के समक्ष समता, यह सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया जो कि आपकी विधि के शासन से संबंध रखता है। और जो दूसरी बात बताई गई अनुच्छेद 14 में वह है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण जो है यह अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है। इसमें यह बात बताया गया है कि अगर कोई क्लासिफिकेशन हुआ है जो विशेष वर्ग वाइज वर्ग में कोई चीज़ का जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्ग के अंतर्गत सबको समान संरक्षण दिया जाएगा।
तो ये रहा आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के बाद हम अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जो है मूल वंश, जाति, धर्म और जन्म स्थान या रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के खंड 3 में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि यदि स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जाता है तो वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और 16 में जो है अवसर की समता की बात की गई है और इसी के अंतर्गत आपको जो है आरक्षण की बात की गई है। इसमें ओबीसी, जनरल या अन्य सभी कैटेगरी के लिए, अन्य सभी वर्ग के लिए संरक्षण की बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि जो सेवा है, जो सर्विस है, उसमें जो है आरक्षण दिया जाएगा और उसमें जिनका भागीदारी कम है, जिनका भागीदारी बराबर नहीं है, उनको संविधान के प्रावधान के अंतर्गत रहते हुए सेवा में बराबरी का या सेवा में अवसर प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत बताया गया। 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। कुछ उपाधियों को छोड़ करके बाकी जो उपाधियां हैं, जो पद हैं या ऐसे नाम जो किसी उपाधि को बताता है या किसी कह सकते हैं कि उनके पहचान को निर्धारित करता है, ऐसे उपाधियों को जो है समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत समाप्त करने के बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में बताया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 6 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है और उस पर कुछ महत्वपूर्ण रिस्ट्रिक्शंस यानी कि निर्बंधन भी लगाए गए हैं। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं ये स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये जो बताए गए हैं 6 प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कहीं पे घूमने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, मीडिया भी अनुच्छेद 19 में आ जाती है, चुप रहने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 में आ जाता है, कहीं पर बस जाने का अधिकार है, संघ बनाने या सम्मेलन बनाने या जुलूस निकालने या किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आ जाता है। इसको आप लोग विस्तार से एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया गया है। पहला सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे विधि से या ऐसे कानून से दंडित नहीं किया जाएगा या ऐसे कानून के अंतर्गत उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो कानून उस समय लागू नहीं था जिस समय वह अपराध किया या उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए। तो कह सकते हैं कि ऐसी विधियों से उनको संरक्षण प्राप्त होता है जो तत्काल या तत्समय में नहीं होते हैं, प्रवर्तन में नहीं होते हैं, जिस समय किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या उसके ऊपर किसी अपराध के करने का आरोप लगाया गया है। दूसरी बात जो बताई गई है, दूसरी बात में डबल ज्योपार्डी की बात की गई है, दोहरे दंड से संरक्षण की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, उससे ज्यादा दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरी बात बताई गई है, इसमें है आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। आत्म अभिशंसन का सिद्धांत जो है उसका कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसको दबाव नहीं डाल सकते हैं, उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं, उसे हम मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वह अपने ही खिलाफ या अपने ही विरुद्ध जो है किसी प्रकार का साक्ष्य दे या अपने ही विरुद्ध किसी प्रकार की गवाही पेश करे जिससे कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सके। अपने ही खिलाफ, अपने ही विरुद्ध किसी प्रकार का उसे साक्ष्य, सबूत या गवाह देने के लिए हम उसे दबाव नहीं बना सकते हैं, उसे मजबूर नहीं कर सकते हैं, उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये 20 रहा। अब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा
अनुच्छेद माना जाता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अंतर्गत खाने का, सोने का, पढ़ने का, मनोरंजन का, शांति स्थान पर रहने का, स्वच्छ वातावरण का, किसी प्रकार के अपने मनपसंद के विवाह करने का, अपने मनपसंद की जीवन साथी चुनने का, मनपसंद के पढ़ाई लिखाई करने का, मनपसंद की सर्विस या नौकरी करने का, इसमें हर तरह के स्वतंत्रता को बताया गया है। और इसी के अंतर्गत एक अनुच्छेद और जोड़ा गया 21 का, जिसमें कि शिक्षा को मूल अधिकार बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सभी यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का या अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 21 है। और अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को बताया गया है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है। अनुच्छेद 21 जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें जो है आपके AK गोपालन हो गए, मेनका गांधी हो गई, और भी तमाम से ऐसे मामले आए हैं जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आए हैं, और उस पर जो है न्यायालयों के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद हम आएंगे अनुच्छेद 22 की बात करेंगे। अनुच्छेद 22 में कुछ विधियों से संरक्षण या विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो अगर ऐसे सिचुएशन पैदा होते हैं या ऐसा स्थिति पैदा होता है जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें यह बात बताया गया है कि गिरफ्तार करते समय उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण को बताएंगे, उस व्यक्ति को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से परामर्श लेने के लिए अवसर दिया जाएगा, और उस व्यक्ति को यह भी अवसर प्रदान किया जाएगा कि वह अपने जान पहचान या अपने किसी सगे संबंधी को इस बात की इत्तिला दे सके, इस बात की सूचना दे सके कि उसे किसी थाने में या किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 22 में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो सजा याफ्ता हैं या जो हिस्ट्री सीटर हैं या ऐसे व्यक्ति जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रहा हुआ है, आपराधिक नेचर या आपराधिक प्रवृत्ति कर रहे हैं, कुछ दशाओं में, कतिपय दशाओं में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तार करके उन्हें 2 महीने या 2 महीने से अधिक गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार करके उनको हम कारावास में रख सकते हैं। साथ ही साथ धारा 22 में, अनुच्छेद 22 में इस बात को भी बताया गया है कि यदि कुछ ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे चुनाव का मामला है या आचार संहिता लगा हुआ है या कर्फ्यू वगैरह का लगा हुआ है, तो ऐसे मामले में जब चुनाव वगैरह होते हैं, आचार संहिता लगाए जाते हैं, तो जो लोग अपने पास किसी प्रकार के हथियार रखे होते हैं, चाहे वो लाइसेंसी हथियार हो, चाहे राइफल हो, पिस्टल हो, किसी प्रकार का अन्य असलहा हो, उनको जो है कि उन्हें जब्त कर लिया जाता है। पुलिस थाने के द्वारा उन्हें जब्त कर लिया जाता है, और ऐसी स्थिति या ऐसा सिचुएशन जब समाप्त हो जाता है तब उनको वापस कर दिया जाता है। इसे कहा जाता है अपराध निवारण करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं। ये सभी बातें अनुच्छेद 22 में बताई गई हैं। अब हम अनुच्छेद 23 को पढ़ेंगे। 23 में बताया गया है कि ऐसे व्यक्तियों का, मतलब जिसमें कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है कि बच्चों का या छोटे उम्र के, कम उम्र के बच्चों का खरीद फरोख्त करना या उनसे बंधुआ मजदूरी कराना, ये दोनों आ जाता है 23 और 24 के अंतर्गत। इसमें शोषण के विरुद्ध बात बताई गई है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे काम में या कारखानों में काम पर नहीं लगाया जाएगा, और कम उम्र के बच्चों का जो खरीद फरोख्त होता है उनसे भीख मंगाने के लिए या फिर देह व्यापार करने के लिए या वेश्यावृत्ति के लिए जो बच्चियों को खरीदने का और बेचने का काम होता है, उससे संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 23 एवं 24 में। उसके बाद अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक के अंतर्गत
धर्म की स्वतंत्रता है, अपने मनपसंद के धर्म को मानने का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को, अपने कल्चर का संरक्षण करने का, उसका विस्तार करने का इसमें प्रावधान बताया गया है। और इसी के अंतर्गत 25, 26, 27, 28 में ही इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि अगर धर्म के प्रयोजन के लिए धन को, संपत्ति को खर्च करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं, तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता है, या उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता है जो धर्म के प्रयोजन के लिए होता है। उसके बाद हम आएंगे अनुच्छेद 29 और 30 में। इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और उनकी संस्कृति का संरक्षण, उसका जो है कि संचार करना, उसका प्रचार करना, उसका विस्तार करना, इसमें जो है प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। 31 को निकाल करके अनुच्छेद 300 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार का प्रावधान किया गया था, ये निकल गया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट को बताया गया है, 5 प्रकार के याचिका को बताया गया है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है आपका उत्प्रेषण, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है परमादेश और 5वां है अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी को 24 घंटे से अधिक किसी पुलिस थाने में बंदी नहीं बनाया जा सकता है, अकारण और बिना मजिस्ट्रेट के इजाजत का या बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन का। यदि मजिस्ट्रेट की परमिशन मिला है या कतिपय दशाओं में उन्हें 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष पेश करना होता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का याचिका जो है, यदि किसी बंदी को या किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार किया जाता है, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के द्वारा अपना बचाव कर सकता है और उस पुलिस थाने या पुलिस अधिकारी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर किया जा सकता है। उत्प्रेषण आ गया। उत्प्रेषण में अगर कोई अधीनस्थ अधिकारी या न्यायालय या प्राधिकारी है जो किसी मामले को रेगुलेट कर रहा है, विनियमित कर रहा है, उसको विचारण कर रहा है उस पर, तो यदि उसको उस बात का क्षेत्राधिकार नहीं है या उसको उस मामले में विचारण करने का कोई राइट नहीं है, तो ऐसे मामलों को जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं या उच्च अधिकारी या प्राधिकारी होते हैं उसको वहाँ से अपने पास मामले को मंगा लेते हैं, इसलिए उसको उत्प्रेषण कहा जाता है, यानी कि ऊपर भेजिए, प्रेषित करिए। उसके बाद आपका जो एक है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन माने उस पर रोक लगा देना, किसी ऐसे कार्य पर रोक लगाना जिस पर विचार करने का या जिसको करने का अधिकार उस अधिकारी को नहीं है जो उस कार्य को कर रहा है, तो उसे हम प्रतिषेध याचिका या बोलते हैं। उसके बाद परमादेश आ गया। परमादेश का तात्पर्य है परम आदेश, यानी कि आदेश दिया जाता है कि आप अपने इस कर्तव्य का निर्वाह क्यों नहीं कर रहे हैं, इस कर्तव्य का निर्वाह करें। किसी कार्य को यदि कोई अधिकारी करने से मना करता है या उसमें लापरवाही करता है या अनदेखा करता है या हिला हवाली करता है, ढिलाई करता है, तो उसके खिलाफ जब परमादेश की याचिका जारी की जाती है तो न्यायालय उन्हें आदेश देता है कि आप अपने इस कर्तव्य का निर्वाह करिए। उसके बाद अधिकार परीक्षा की बात आती है। इसमें अधिकार पूछा जाता है कि आप किस हैसियत से, किस अधिकार से इस पद को संभाल रहे हैं, इस पद पर कार्य कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों 5 प्रकार के याचिका जो अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो उपबंध और प्रावधान अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक हमने बताया। 33, 34, 35 में सेना और अर्धसेना के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 में आप सबको पता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत को बताया गया है। ये भाग 4 एक तरह से देखा जाए तो इसमें कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। इसमें यह बात बताया गया है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात इसमें की गई है, जो कि अनुच्छेद 38 में बताया गया है। भाग 4 जो है ये 36 से लेकर के 51 तक है। 36 में बताया गया है कि भाग 4 में राज्य की परिभाषा वही माना जाएगा जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में बताया गया था।
उसके बाद अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि भाग 4 में बताए गए जितनी भी बातें हैं, जो भी प्रावधान या उपबंध किया गया है, उसके विरुद्ध या उसको हम किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं करा सकते हैं, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह किसी राज्य का एक मौलिक या एक तरह से कह सकते हैं नैतिक जिम्मेदारी है, न कि उनका मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य नहीं है, यह एक उनका नैतिक जिम्मेदारी है। और सभी राज्यों पर इस प्रकार के कर्तव्य आरोपित या आरोपित किए जाते हैं कि वह अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से और अपने क्षमता, अपने आर्थिक और भौगोलिक स्थिति के, अपनी आर्थिक और भौगोलिक दशाओं के अनुसार उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करे, नैतिक जिम्मेदारी को निभाए या उसको पूरा करे। तो सभी राज्यों का यह महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं और प्रयास करें, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए वो प्रयास करें। इसी में जो है मानवोचित दशा की बात की गई है कि जो सेवा है, सेवा में मानवोचित दशाओं का जो है उनको व्यवस्था करना है। किसी स्त्री या किसी महिला को जब किसी कार्यस्थल पर कार्य दिया जाता है तो उसके सम्मान के और उसके गरिमा के हिसाब से उसको ऐसे कार्य पर रखा जाए और उसके स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण की बात की गई है, 40 में जो है पंचायत की बात की गई है, 44 में सिविल संहिता की बात की गई है, समान सिविल संहिता की बात की गई है। तो ये आपका भाग 4 जिसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो बताए गए हैं, ये 36 से लेकर के 51 तक है। 50 में बताया गया है कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को विधायिका से और कार्यपालिका से अलग रखा जाना चाहिए। इसमें पृथक्करण किया गया है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत मान सकते हैं कि कहा गया है। और जो आपका अनुच्छेद 51 है, तो 51 में बताया गया है कि जो विदेशी या पड़ोसी देश हैं उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, उनके साथ मैत्रीपूर्ण जो संबंध है उसको हमेशा बनाकर रखें, उसको बरकरार रखें। तो ये आपके भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे भाग 4 की। भाग 4 क में, भाग 4 क को इसमें है अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क भाग 4 क, इसमें मूल कर्तव्य को बताया गया है। मूल कर्तव्य मूल रूप से जब मुख्यतः जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया था तो इसमें केवल और केवल 10 कर्तव्य थे। बाद में जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 पास किया गया तो उसमें जो है एक 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य जो है वो है शिक्षा। शिक्षा के लिए बताया गया कि सभी प्रतिपाल्य, सभी संरक्षक, सभी माता पिता का यह मूल कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसमें बताया गया ये जो 11वां कर्तव्य है, इसमें मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान में संशोधन करके भाग 4 क जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य बताए गए। मूल कर्तव्य में 10 कर्तव्य मूल रूप से बताए गए। 11वां कर्तव्य जोड़ा गया जो है ये शिक्षा से संबंधित है। ये 11वां कर्तव्य जो जोड़ा गया है ये सन 2000 में जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया, जो कि 2002 से परिवर्तन में आया। तो ये भाग 4 क और भाग 4 और भाग 3 को हमने बताया। इसमें जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, अपने देश के जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान हैं या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो है जो बिल्डिंग हैं, जो मकान हैं, जो भवन हैं, इस तरह के स्थानों का संरक्षण करना, उसमें तोड़फोड़ न करना, सरकारी जो संपत्ति है उस पर नुकसान न करना, उसमें आग न लगाना, तोड़फोड़ न करना, उसका संरक्षण या उसका सुरक्षा करना सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य होता है। अपने राष्ट्र ध्वज, अपने राष्ट्रगान, अपने राष्ट्रगीत और अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना, सम्मान करना, विज्ञान को बढ़ावा देना, पशु पक्षियों से जीवों मात्र से दया करना, तो ये सभी कर्तव्य जो है हर नागरिक को बताया गया है। इसको एक बार आप पढ़ें, ये वीडियो देखेंगे, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा।
तो ये भाग 4 का मूल कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 क में बताया गया है। प्रश्न आता है कि भाग 4 क और भाग 3 एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, तो इस पर आप बता सकते हैं। एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, तो ये आप बता सकते हैं। अब आइए हम डिस्कस करेंगे। एक अगला और महत्वपूर्ण जो बात है वो है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। तो ये है अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक। इसमें 309 में जितनी सेवा बताई गई है जो भी इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे यूपीएससी और जो स्टेट पीएससी होता है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी पद होते हैं उनके लिए सेवा शर्त को बताया गया है 309 में। 310 में एक सिद्धांत है जिसको प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत कहा जाता है। प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत मतलब कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको केवल राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा उस पद पे उन्हें नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है, तो उसको प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत बोलते हैं। जैसे महान्यायवादी हो गए, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। महाधिवक्ता हो गए राज्यों में, तो राज्यों में महाधिवक्ता हो गए, इनको राज्यपाल के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है और इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। तो ये इस तरह के जो सिद्धांत हैं 310 में और भी कुछ ऐसे पद होते हैं जो सेना में या फिर अखिल भारतीय सेवा में या सेना में या और भी ऐसे महत्वपूर्ण पद होते हैं जिनके लिए राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होता है कि प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत के तहत वो उस पद का नियुक्त करेंगे और उन्हें उस पद से हटा सकते हैं। तो ये 310 हो गया। 311 में जो है जितने भी ऐसे अधिकारी होते हैं या ऐसे सेवा करने वाले होते हैं, ऐसे पद को धारण करने वाले होते हैं पदाधिकारी या अधिकारी, उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। यदि उनको उनके पद से हटाना हो या उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगाया जाता है जो कदाचार का आरोप है या उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है या संविधान का पालन नहीं किया है, इस तरह के किसी भी प्रकार का अगर आरोप लगता है तो उनके ऊपर 311 के अनुसार उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, उनको सुनवाई का अवसर दिया जाता है, उनको जो है अपने बारे में सफाई देने का, अपने बारे में बचाव करने का, अपना डिफेंस करने का 311 के अंतर्गत प्रयास किया जाता है कि उन्हें हर तरह से अवसर दिया जाए जिससे कि वो अपने पक्ष में, अपने बचाव में अपनी सफाई दे सके, अपना बचाव कर सके, उन्हें पूरी तरह से सुनवाई का अवसर दिया जाता है। और कुछ ऐसे मामलों में सुनवाई का अवसर नहीं भी दिया जाएगा यदि उनका जो आरोप है या उनका जो अपराध है वह सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो गया प्रथमतः या प्रथम दृष्टया वो सिद्ध हो ही जाता है, उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया, कदाचार किया, तो ऐसे जो अवसर हैं या ऐसे जो मौका है उन्हें उस मौका नहीं दिए जाते हैं, ऐसे अवसर नहीं दिए जाते हैं। 312 में जो है आपके जितने अधिकारी होते हैं ये आपके यूपीएससी के बारे में बताया गया है, इनके शक्ति और संगठन की बात की गई है 312 में। 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है 315 में। तो इसी के साथ आप 316, 17 करके आगे भी पढ़ेंगे। 323 क और 323 ख में जो है प्राधिकरण यानी कि ट्राइब्यूनल्स के बारे में बताया गया है, अधिकरण के बारे में बताया गया है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा इनका गठन किया जाता है और ये उनके अधीन रह करके कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रावधानों को हमने संक्षेप में बता दिया है। यह आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।